जय श्री राम। तो स्वागत है आपका केमिस्ट्री के 2023 के सेट 7 के पार्ट 2 में। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ता है, और जब ये वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, जिस ताप पर, उस ताप को हम उस विलयन का, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और जब हम किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। अब उसके वाष्प दाब को वायुमंडल दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ताप तक इसको गर्म करना पड़ता है, जिस कारण उसका, अब जब उसका क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है तो क्वथनांक में हुई यह वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। ठीक है, एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। ओके, 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ के 350.50 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव के लिए Kb का मान 2.50 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। अब देखिए, क्वथनांक का उन्नयन जो होता है डेल्टा टीबी, वो बराबर होता है Kb गुणा मोललता। ठीक है, अरे 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 दिख नहीं रहा था। अच्छा, अब जो क्वथनांक बढ़ा कितना है, 350 से 350.5 हो गया। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना है, 0.5 का। ठीक है, Kb का मान कितना है, 2.5। मोललता क्या हो जाएगी, मोललता के लिए हमें चाहिए विलेय के मोल, लेकिन विलेय के मोल के लिए विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है वो तो मैं ही नहीं, उसको हम लिख लेते हैं। तो विलेय के मोल, ठीक है, बटे में द्रव का जो द्रव्यमान है वो है 100 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। विलेय के मोल बटे विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, अब ये 10 जो है ऊपर चला जाएगा, गुणा में बन जाएगा 20/m। तो 0.5 से 2.5 कट के 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 बराबर 5 गुणा 20/m। m इधर आ जाएगा, m बराबर 20 पंजे 100, ठीक है, ग्राम पर मोल। ये हो गया उस विलेय का क्या, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आया। क्वथनांक में उन्नयन बराबर Kb गुणा मोललता, मोललता विलेय के मोल बटे विलयन का मतलब विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, और ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया के संतुलित वेग समीकरण में अभिकारकों की घातों का जो जोड़ होता है वही अभिक्रिया की कोटि होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो अभिकारकों की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती, और शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोटि का तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, 2N2O5 गैस वियोजित हो गई 2N2O4 में और O2 में। ठीक है, जब समय 0 था तो जो पूरा इसका दाब था वो 0.5 था, और जो समय जो है 100 सेकंड हो गया तो दाब 0.512 हो गया। ठीक है जी, ओके। देखिए, ये ऐसे अभिक्रिया हो रही है। हमने कहा जब समय 0 था, जब अभिक्रिया शुरुआत हुई तो इन दोनों के तो कोई अणु थे नहीं, जितने भी अणु थे वो सब किसके थे, N25 के थे। तो जितना भी दाब था वो सब किसकी वजह से था, N25 की वजह से था। ठीक है, इसका 0, इसका 0। T बराबर 100 समय पर इसके कुछ अणु जो है रिएक्ट करे होंगे। ठीक है, तो इसके जब 2 अणु रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 अणु बनते हैं। ठीक है, मतलब इसके कुछ अणु कम हुए रिएक्ट करके, वो इसमें वियोजित हो गए। ठीक है, तो इसके दाब मान लिया 0.5 - 2x कम हुआ, तो इसका 2x बनेगा और इसका x बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके 2 अणु बनते हैं, इसका 1 अणु बनता है जब इसके 2 अणु टूटते हैं। तो बाद में कुल दाब कितना हो गया, u प्लस u प्लस u। ठीक है, 0.5 - 2x प्लस 2x प्लस x। ठीक है, कितना बनेगा, 0.512 जो है बाद का कुल दाब था। ठीक है, और यहाँ से ये प्लस का x बचेगा,
तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल के 0.012 आ गया। अब देखो अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, N2O5 के पदों में लेके लेंगे। शुरुआत में जो है N2O5 का वाष्प दाब कितना 0.5 एटीएम, ठीक है। T बराबर 100 पे कितना हो जाएगा 0.5 माइनस 2x, तो 2x की वैल्यू रख दी, 12 दूनी 24, ये घटा के ही आ गया, ठीक है। अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है 2.303 बटा 100 लोग बेस 10 जीरो। अब पहले जो था सांद्रता गैस के केस में दाब लेते हैं वाष्प दाब बटे जो बाद में बचा। अब देखो इसको जो भी ये वैल्यू आएगी इसका लोग की वैल्यू इसको देनी चाहिए थी क्वेश्चन में, ठीक है। वो इसने दी नहीं, वो उसके लिए मुझे भी कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू लिख ली, लोग में इसकी जो भी वैल्यू आएगी और जो है थोड़ा बहुत गुणा करके आंसर आ गया, ठीक है। मतलब देख लो अभिकारक की हमें क्या है करनी है, शुरुआत में लेना ही वैल्यू जो भी आएगी और बाद में जो भी वैल्यू लेनी है और बस इसी फॉर्मूले में रखनी है, सांद्रता हो या वाष्प दाब हो जो भी हो, ठीक है। तो जो भी डिफिकल्टी थी इस क्वेश्चन में बस ये थी, एक तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि जो काम हम सांद्रता में करते हैं वही दाब में, मतलब कई लोग तो सोच रहे होंगे दाब कहाँ से दे दिया क्या हो गया, ठीक है। तो उसकी तो टेंशन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये थी कि इसने इसकी लोग में वैल्यू दी नहीं थी, वही दिक्कत थी। चलो हो गया क्वेश्चन भी, ठीक है। रट लो इस वैल्यू को 0.02136 कुछ ऐसे चल रही थी, पर 0.021 ही याद कर लो। ओके अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है। अच्छे से टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब प्रिंट बढ़िया नहीं आ रहा इसका, तो शायद दिखने में दिक्कत हो रही होगी। तो संक्रमण तत्व क्या है, तो संक्रमण तत्व होते हैं वे तत्व जिनका जो है डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। मतलब आंशिक रूप का मतलब ना तो वो खाली बिल्कुल खाली है कि डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ना ही वो पूरा भरा हुआ होना चाहिए कि D10 होना चाहिए। जैसे जिंक होता है वो D10 होता है, ठीक है। डी में उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है 3D में, तो वो संक्रमण तत्व नहीं आता, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी ये तीनों जो है संक्रमण तत्व नहीं आते क्योंकि ये पूरे भरे होता है इनका डी उपकोष। तो जिनके डी उपकोष जो है आंशिक रूप से भरा हुआ हो वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम यानी 3D के जो भी है, स्कैंडियम से लेके जिंक, जिंक तो है नहीं, मतलब जिंक से पहले निकेल कोपर तक, और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। संक्रमण धातुएं और उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, समझिए। संक्रमण धातुओं और उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होने का कारण है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। अब इनके नाम जो है और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। देखो पहला तो है स्कैंडियम, ठीक है। दूसरा है टाइटेनियम, तीसरा वेनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैग्नीज, छठा आयरन, कोबाल्ट। अच्छा हिंदी वाले भी अंग्रेजी में नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। जिंक तो वैसे संक्रमण तो नहीं होता, बट चलो लिख दिया कोई नहीं। अभी ये जो है 21 से होते हैं, ठीक है। इसका होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होता है इसका, ठीक है। परमाणु परमाणु तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो आर्गन जिसका की परमाणु क्रमांक है 18, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में जो है स्कैंडियम का हो जाएगा आर्गन 18 का, तो ऐसे ही। उसके बाद थोड़ा सा 3D में 1 और 4s में 2,
3d1 4s2। ऐसे ही ये तो सब के में हो जाएगा, ठीक है। तुम लिख ही लेना पेपर में, ऐसे मत करना, ठीक है। इसका 3d2 4s2, इसका 3d3 4s2, इसका 3d4 होना चाहिए, बट इसका 3d5 हो जाता है 4s1, क्योंकि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ज़्यादा स्थायी होता है। इसका फिर 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, और इसका भी 3d10 4s1 और 3d10 4s2, ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, इनके नाम। चलो ये क्वेश्चन भी निपटा। अब अगला है निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। पहला है टेट्रा कार्बोनिल निकेल, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। तो देखो ये होता है निकेल और CO4, ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अगला है डाइक्लोरो 20 इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलो तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु था कोबाल्ट, ठीक है, और Cl2 था डाइक्लोरो, और 20 था इथिलीन डाइएमीन, ठीक है। और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण स्टेट है 3, ठीक है। अब देखो -2 तो यहाँ आ गई, एक और माइनस का झेल सकता है, तो एक Cl और आ जाएगा बाहर, बाद में क्लोराइड था ना, तो ये पहले वाला, ये दूसरा। अगला है पेंटाएमीन कार्बोनेटो और कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, ऐसे ही पेंटाएमीन था तो NH3 का 5, और जो है कार्बोनेटो है CO3, ठीक है, -2 होता है, और ये इसकी ऑक्सीकरण स्टेट 3 है प्लस की, तो एक और ये माइनस झेल लेता है क्लोराइड। अगला है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो और कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, तो कोबाल्ट टेट्राएमीन था पहले, तो NH3 का 4, फिर एक्वा, और फिर है क्लोराइडो Cl, ठीक है। अब देखो ये +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब तक -1 ही आया है, तो अब ये बाहर 2 Cl और झेल लेगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब आगे 6 का क्या है, पी ब्लॉक से था, तो ये सब कटा हुआ है इस साल, तो 6 का ख पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो हेलो एल्केन से तो बस IUPAC नाम पूछ लिया कि इन सब के IUPAC नाम बताओ आप। देखो ये है पहले वाला, अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बनों की चेन है, इधर से चलो डबल बॉन्ड देखेंगे हम पहले किधर आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है हेलोजन एटम से, ये तो वो है प्रतिस्थापित, तो 1 2 इधर से 3 पे आएगा, इधर से 1 2 पे आएगा, तो काउंटिंग 1 2 3 4 और 5, तो 4 पे ब्रोमो है, 4 पे ब्रोमो है, और 5 कार्बन के लिए पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड है पेंट 2 इन, ठीक है, ये हो गया इसका नाम। दूसरे वाला है कार्बन है, इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, CH3 CH3 और CH3, और फिर CH2 और Br। अब देखो 3 कार्बन की चेन है, ये बना लो, ये बना लो, या ये बना लो, ठीक है, 3 की ही बन सकती है, ओके। तो ये अपनी सीधे वाली को ही हम मेन चेन मान लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 पे कुछ नहीं है, कोई भी चेन में मान लो 1 पे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 2 और 2 पे मिथाइल आएगा, और फिर 3 पे ब्रोमो आएगा। अगर नंबरिंग इधर से करूँ तो 1 पे ब्रोमो आ जाएगा, फिर 2 पे डाई मिथाइल आ जाएगा, तो इधर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो और 2
डाइमिथाइल और प्रोपेन। ये हो गया इसका नाम। अगले वाला है CH3 CH2 CH2 C, ओहो इस पे इधर C लगा है, CH3 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 और H इधर लगा इसका, और CHI और CH2 CH3 ये है। ओके, अगर मैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सीधी चैन ले लूँ तो 7 कार्बन आता है, ठीक है। अगर मैं मुड़ के जाऊँ 1 2 3 4 5 6 तो मोस्टली मैं 6 ले पाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, कैसे भी करूँ, ठीक है। चाहे इधर से आऊँ तो हम सीधी चैन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से तो ये तो इधर से भी 4 पे पड़ेगा, इधर से भी 4 पे, बट आयोडो जो है इधर से 3 पे पड़ जाएगा, इधर से 5 पे, तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6 और 7। ओके, अब देखो इसमें एक चीज नोट करो कि जो प्रतिस्थापी है इसमें सीधा ऐसे नहीं है कि मिथाइल इथाइल, ठीक है। प्रतिस्थापी भी क्या है, प्रतिस्थापित है। CH3 के तीनों H CH3 से रिप्लेस है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखने में तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इस कार्बन को 1 दे देंगे इसमें नंबरिंग, ठीक है, और इसको 2, ऐसे 1 2 1 2 2 तक ही जा सकता हूँ मैं। तो 1 पे इस पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूटेड है, तो इसका नाम लिखा जाएगा, जो भी लगा के 4 लगा के 1 1 डाई मिथाइल और इथाइल, ठीक है। 2 कार्बन था तो इथाइल, ये इस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। देखो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो पहले 3 पे तो आयोडो था, फिर 4 पे 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ओके, और 7 कार्बन है तो और कुछ तो है नहीं, हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला है, ये कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं और Br और CH2 CH3, तो कार्बन है CH3 CH3 Br CH2 CH3, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ओके, अब अगला है एक कार्बन पे CH3 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 और Cl, ठीक है। तो किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 और 3 हो जाएगी, तो 2 पे क्लोरो, ठीक है, और 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, ठीक है। देखो 2 पे क्लोरो लगा है, फिर 2 पे ये वाला मिथाइल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग में तो आया नहीं वो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये हो गया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक ही, अगले वीडियो में ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पेपर बहुत पास है। जय सिया राम।